जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, सिद्रा, वर्दा, रोलिका, सायरा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है वर्दा आपको मेरी? ओके, आज हम लोगों जो रिवीजन का टॉपिक है वो हम बजटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि हमने बजटिंग को जो है वो रिवाइज़ करना है। सो समहाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो बजटिंग और फिस्कल ईयर के ऊपर जो है वो हम थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेंगे, टाइप्स पे बात कर लेंगे। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले वो कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द बजटिंग प्रोसेस वर्क, डिफरेंशिएट अमंग टाइप्स ऑफ द बजट्स, डेमोंस्ट्रेट हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल बजटरी परफॉर्मेंस। नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमिन बजट वेरिएंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ स्टाफ अफेक्ट्स बजटरी परफॉर्मेंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं आपकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में वो कहता है बजटिंग इज़ अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब हम इतनी चीज़ों को जब कंट्रोल करना होता है, प्लान करना होता है अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव शेड्यूल, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है बजटिंग। बजटिंग इन्वॉल्व्स द स्टेप्स ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं प्रोग्राम्स को और एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिफिकेशन, तो वो बजट्स कहलाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हम पूरी की पूरी एक प्लानिंग यूज़ करते हैं, टूल ऑफ प्लानिंग और टूल ऑफ कंट्रोल जो हम यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम के रन अप के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बजटिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास सेल्स भी आ जाती है, प्रोडक्शन भी आ जाती है, ठीक है? मतलब चीज़ें आपने लेके भी आनी होती हैं, प्रोड्यूस भी करनी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती हैं और हर तरह के फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो होते हैं फर्म के, वो भी देखने होते हैं, जो कि आपकी बजटिंग का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिस्कल ईयर। अ फिस्कल ईयर इज़ 1 ईयर पीरियड दैट कंपनीज एंड गवर्नमेंट यूज़ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फिस्कल ईयर जो है वो 1 ईयर पीरियड है जो कि कोई भी कंपनीज या गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल बजटिंग को यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ करती हैं, जिसको हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। फिस्कल ईयर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, ठीक है? और फिस्कल ईयर जो होता है वो ज़्यादातर अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के लिए। मतलब जो एक पूरे ईयर्स की आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल ईयर होती है। उसको हम बोलते हैं कि ये इस एनुअल ईयर का फिस्कल ईयर है। टैक्स पर्पसेस हो गए, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस हो गई, जिसको हम IRS बोलते हैं। अलाउज कंपनी टू डू इट ऑन टाइम, ठीक है? और ये कंपनीज को अलाउ करती है कि आप ऑन टाइम जो है वो इसको आगे लेके चलें। इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो बजटिंग है वो मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस देखेंगे कि वो इस एस्पेक्ट से जो है वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास प्लानिंग आ जाती है, जैसे कि हमने देखा है कि इट्स अ टूल ऑफ प्लानिंग, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो दिस इज ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस, हम मतलब एडवांस देख लेते हैं चीज़ों को कि व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द डे, मंथ, ईयर्स अहेड, ठीक है? मतलब आगे आने वाले महीनों, साल, ठीक है, या दिनों के लिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए। चार्ट्स द कोर्स फॉर फ्यूचर एक्शन, फैसिलिटेट्स यूज ऑफ टाइम, एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, ठीक है? हम टाइम, एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज की बात करते हैं। उसके बाद रीजंस फॉर प्लानिंग, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? हम अटेंशन रखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अनसर्टेनिटी देखते हैं चांसेस में, और हम गेन करते हैं इकोनॉमिकल ऑपरेशन और फैसिलिटेट करते हैं हम कंट्रोल को। अब प्लानिंग जो है, क्योंकि हमने बात की है इट्स अ टूल ऑफ प्लानिंग, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग प्लान क्या है? मतलब कि एक जो सेट प्लान है, पूरे दिन का जो प्लान है, उसमें लिस्ट ऑफ डेली और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है? मतलब डेली बेसिस पे आपने जो है वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरे दिन में क्या काम करना है, उसकी सारी की सारी प्लानिंग, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सारी की सारी उस एक 1 डे के प्लान के अंदर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि स्टैंडिंग प्लान है। उसमें नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है रिगार्डिंग पेशेंट केयर एंड यूज्ड एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज़, और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज़ के तौर पे। अब इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, पहले वो स्टैंडिंग प्लानिंग, अब ये है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आपके पास मार्केट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च करवानी है तो आप उसके क्या करते हो, डिफरेंट शॉप से जो है रिटेलर से आप क्या लेते हो, रेट्स लेते हो। रेट्स लेने के बाद आप उसको जो है वो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसके रेडी करते हो और उसके लिए आप एक टेंडर प्रिपेयर करते हो। सो प्रोवाइड ए प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये दूसरा इसका पॉइंट जो अहम है वो ये होता है कि थ्रू आउट द जो एनुअल ईयर के दौरान आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अकर्स एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और टॉप मैनेजमेंट, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट हायरार्की के अंदर रहते हुए जो उनके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को रेडी करते हैं, जिसमें आपके पास इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स आ जाता है विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसमें इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है और आपकी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। अब जो इसके अंदर मेथड्स हैं वो उसमें क्या है कि वो कहते हैं हमने इंक्रीज करना होता है रेवेन्यू को, यानी कि यही नहीं कि अगर मार्केट से एक चीज़ आपको 50 रुपीज़ की मिल रही है तो आपने उसको 50 में उठाना है, बल्कि आपने उसको क्या करना है, आपने उसको बारगेन करना है। और बारगेन करने के बाद जो है आपने उसको उसकी रेट्स के अंदर जो है वो प्लस माइनस जितना भी मतलब आपके अकॉर्डिंग टू बजट रेंज के अंदर मौजूद है, आपने उसको सेट करना है। सो मेथड्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, ठीक है, आपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। कंसोलिडेट सर्विसेज आ जाती हैं। रिड्यूस लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, आपने प्रॉफिट और लॉस को देखना है। प्रोवाइड इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज को आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टैंडिंग प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद नेक्स्ट आ जाती है लॉन्ग रेंज प्लानिंग, जो कि 1, 5, 10, 15, 20 या थ्रू आउट द एनुअल ईयर नहीं हम कह सकते, थ्रू आउट जब तक मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर लाइफ है और वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, उससे रिगार्डिंग जो आपकी सारी की सारी प्लानिंग आ जाती है वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग आ जाती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू कंटिन्यूअली डेवलप गोल्स फॉर द फ्यूचर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या करती है कि कंटिन्यूअसली इन सारे के सारे गोल्स को आगे लेके चलती है। और ये मतलब 1, 15, 20 साल इस तरह से एक लॉन्ग टेन्योर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सो देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ बजट दैट कंपनीज यूज, 4 तरह के बजट है। इंक्रीमेंटल है, एक्टिविटी बेस्ड है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, ज़ीरो बेस्ड है, ठीक है। मतलब ये टाइप्स हैं जो कि जब हम इनको इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे, जैसे पहले भी हमने लेक्चर में देखा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके नाम के अंदर ही जो है वो इनका सारी की सारी कह लें कि सिग्निफिकेंस या इनकी जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे इंक्रीमेंटल से सेंस बन जाती है कि एड ऑन चीज़ें होती जा रही हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका एक्टिविटी बेस्ड है, यानी कि जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उस पर्टिकुलर जो कि सेंट्रल है उस प्रोजेक्ट का, उससे रिलेटेड जितनी की जितनी एक्टिविटी आ जाती है वो एक्टिविटी बेस्ड है। फिर आपके पास वैल्यू प्रोपोजिशन आ जाती है एंड देन ज़ीरो बेस्ड बजट आ जाता है। आगे ज़ीरो बेस्ड बजट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले आ गया इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्स लास्ट ईयर्स एक्चुअल फिगर्स एंड एड्स और सब्सट्रैक्ट ए परसेंटेज टू ऑब्टेन ए करंट ईयर्स बजट। वही बात आ गई कि मतलब हमने लास्ट ईयर की जितनी भी मतलब जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ गैप्स आ रहे हैं, आपने उन गैप्स को फुलफिल करना है, ठीक है। और आपने अपनी एक्चुअल फिगर या एक्चुअल बजट के अंदर जो है वो ऐड ऑन करना है, चीज़ों को अपने ऐड ऑन करना है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? हाँ। अच्छा मुझे बताएं, सर इरफान ने आपको कंप्यूटर का पेपर सेंड किया है? नहीं। कंप्यूटर का? हाँ जी मेरा पता है। सर इरफान ने मुझे कंप्यूटर यार वो कॉपी करा तो दी है। कहाँ है? वो उधर बायोस्टैटिस्टिक्स के कराए। नहीं बायोस्टैट्स का तो हुआ तो है। बायोस्टैट के मुझे मिले थे ना। वो तो आपने करा के रखे हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर
अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे इंक्रीमेंटल बजट की। इंक्रीमेंटल बजट कहता है कि takes in last year's actual figures and adds or subtracts a percentage to obtain आप इसमें इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बजटिंग बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सबसे कॉमन और सबसे सिंपल होता है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ईजी रहता है। मतलब इसमें या तो अपनी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड ऑन करना होता है। इंक्रीमेंटल बजट इज अप्रोप्रिएट टू यूज इफ द प्राइमरी कॉस्ट ड्राइव्स डू नॉट चेंज फ्रॉम द ईयर टू ईयर। और ये इसलिए आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल है कि जब आपकी प्राइमरी कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये मतलब इसलिए आपके पास जो है वो हेल्पफुल होता है कि जो फिगर आपके पास लास्ट ईयर होता है वही फिगर आपके पास इस ईयर होता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड बजट। वही बात आ जाती है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की, जो पर्टिकुलर आप कह लें कि फिनोमेना को जिसमें हमने उसको देखना होता है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज ए टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच दैट डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट्स और द आउटपुट सेट बाय द company. For example, a company sets an output target of $100 in revenues. The company will need to first determine the activities that need to be undertaken to meet the sales targets and then find out the cost of carrying out these activities. और फिर उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए हम इन चीज़ों को देखते हैं जो कि एक्टिविटी बेस में आ जाता है। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग के अंदर इन्हें वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग द बजटर कंसीडर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज दिस अमाउंट इंक्लूड इन द बजट। मतलब वैल्यू में हमने ये देखना है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू हम इसके एस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, हम इसको इस बजट का पार्ट क्यों बना रहे हैं। डज द आइटम क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, क्या वो कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव है, कस्टमर्स की उसकी सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, या जो भी पर्टिकुलर हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उस केयर की जो वो है डिमांड है वो ज़्यादा है। डज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स आउटवेट इट्स कॉस्ट, इफ नॉट देन इज देयर अनदर रीजन व्हाई द कॉस्ट इज। ठीक है, उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंड टेस्ट अबाउट मेकिंग श्योर दैट everything that is included in the budget delivers value for the business. Value proposition budgeting aims to avoid unnecessary expenditure और इसमें हम क्या करते हैं unnecessary expenditure से avoid करते हैं। ठीक है, उसके बाद although it is not as precisely aimed at the goal as our final budgeting option, zero based budgeting जो कहते हैं वो इन्वॉल्व होती है। अब जीरो बेस्ड बजट यानी कि हमने नाम से ही जाहिर है कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उसको जीरो कर देना होता है। जितना मतलब हमारा लास्ट ईयर चीज़ें हमारे पास एड ऑन हुई होती है हमने उसको जीरो करना होता है। इट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन दैट ऑल द डिपार्टमेंट बजट्स आर जीरो एंड मस्ट बी रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, कि मतलब सारा का सारा हमने उसको जीरो करना है। मैनेजर मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई एवरी सिंगल एक्सपेंस और मैनेजर जो है वो हर सिंगल एक्सपेंस को मैनेज करता है। नो एक्सपेंडिचर आर ऑटोमेटिकली ओके। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ वेरी टाइप aiming to avoid any and all the expenditure that are not considered absolutely essential to the company's successful operation, जो कि कंपनीज के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल है। दिस काइंड ऑफ बॉटम अप बजटिंग कैन बी ए हाईली इफेक्टिव वे टू शेक थिंग्स अप। ठीक है, और ये चीज़ों को शेकी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बजट के लिए अप्रोचेस कैसे होती हैं। कहता है बजट में बी डिवेलप इनटू वेरियस फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड। अब कोई हर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई स्टैंडर्ड्स है। हाँ, अप्रोचेस डिफरेंट है जिन और उन अप्रोचेस के भी एक स्टैंडर्ड्स हैं आगे से, लेकिन यू कैन नेवर से कि एक ही सेट स्ट्रैटेजी चलती है। सो दिस मे बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। अब किसी जगह पे हमने कॉस्ट को अपना सेंट्रल पॉइंट रखना होता है। सो मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग द कॉस्ट। यानी इसमें स्टाफिंग आ जाती है, सप्लाईज आ जाती हैं, डिवीजन आ जाती है। अब जो रेवेन्यू सेंटर है, मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। ठीक है, उसमें मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज प्रीवियसली इंक्रीज पेशेंट वॉल्यूम ऑल्दो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स में मेक द फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर ऑब्सोलीट। ठीक है, मतलब इसमें हमने रेवेन्यू रिलेटेड सारा काम करना होता है। प्रॉफिट सेंटर जो होते हैं, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट। अब इसमें उसने प्रॉफिट सेंटर में ये है रेवेन्यू जनरेट करना। ये होता है कि जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद क्या आपको मिलता है आगे।
ठीक है, मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। आप किसी किस्म की कोई शालामार हॉस्पिटल के अंदर कोई नई थेरेपी या स्किल लॉन्च करवाते हो, तो हाउ मेनी कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर स्किल्स और थेरेपी, और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो रेवेन्यू वो कितना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, सो दैट द डिपार्टमेंट शो ए प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सीड कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट। ठीक है, पर्पस जो है देखिए अगर बजट का, तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट प्लान करते हैं। इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल डाटा यूज्ड बाय डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, फोरकास्ट बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंशियल डाटा आर यूज्ड टू कीप सिस्टम फंक्शनिंग। अब असेसमेंट करते हैं हम वेरिएंस की, यानी कि वेरिएंस कहते हैं डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, कौन बताएगा वेरिएंस का, किसको पहले पता है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट वेरिएंस? वेरिएंस का कितने लोगों का पता है? हरी अब बताएं, शाबाश। जी, एमन ने बताया है वेरिएंस के बारे में। जी, तो मैं कह रही थी कि एमन ने बताया हमें वेरिएंस के बारे में। सो केयर ऑफ डेविएशन अकॉर्डिंग टू दी स्टैट एंड डिफरेंट और डाइवर्स इन इंग्लिश। वेरिएंस बेटे बेसिकली वर्ड निकला है वेरिएशन से, ठीक है, यानी कि डिफरेंस से। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सो आइडेंटिफाई द आइटम्स, हम आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। ठीक है, कीप नोट्स ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रिपरेशन। so first of all we will identify the items that are over or under the budget amount। जो कि ओवर या अंडर बजट है उनको हमने देखना होता है। फाइंड आउट व्हाई द वेरिएंस अकर्ड, फॉर एग्जांपल one time event or an ongoing occurrence। Keep notes on what you have learned in preparation for the next year budget। Examine the payroll and note overtime or use of agency personnel। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेट द यूज ऑफ ओवरटाइम और द एडिशनल पर्सन एंड कीप नोट ऑफ योर फाइल्स। ठीक है, मतलब आपने जो भी लास्ट ईयर जो आपने इन्वेस्टमेंट की और इस ईयर की, दोनों का डिफरेंस देखना होता है। तो आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर ओवर और अंडर बजट अमाउंट। फिर आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाई वेरिएंस अकर्ड, अ वन टाइम इवेंट और एन ऑनगोइंग अकरेंस। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? कीप नोट्स ऑन व्हाट यू हैव लर्न इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर बजट के लिए आपने बिल्कुल, हाँ जी, सिमरा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब जो फैक्ट है आपके और क्वालिटी के अंदर जो डिफरेंस है, डाइवर्जेंस है, इनकॉन्सिस्टेंसीज है, उसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, फिर हम पे रोल जो बनाते हैं डिफरेंट आइटम्स का
और उनको ओवर टाइम हम जो डिफरेंट एजेंसी पर्सन उनको देख रहे होते हैं वो डिफरेंस बताते हैं, वैलिडेट करते हैं यूज ऑफ ओवर टाइम और एडिशनल पर्सनल, और हम उसके लिए फाइल में नोट्स लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, कैपिटल बजट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्कस करते हैं। दिस बजट आइडेंटिफाइज फिजिकल रेनोवेशन। अब इसमें फिजिकल रेनोवेशन आ जाती है, न्यू कंस्ट्रक्शन आ जाती है, न्यू रिप्लेसमेंट आ जाती है इक्विपमेंट की, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस कैपिटल आइटम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट सर्टेन क्राइटेरियाज के ऊपर इनको बेस करके आगे लेके चलती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीमियम्स जो हम ऑफर करते हैं अपनी एम्प्लॉयज को। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर प्रीमियम फॉर द सर्टिफिकेशन और द क्लिनिकल लैडर स्टेप्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्लिनिकल लैडर स्टेप के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो प्रीमियम ऑफर करती हैं अपनी एम्प्लॉयज को। सो इन दिस सिचुएशन फिक्स्ड डॉलर अमाउंट में बी एडेड टू द बेस ऑर्ली रेट ऑफ एलिजिबल पर्सनल। सो एक फिक्स डॉलर रेट जो है हम लेके चलते हैं आगे, जो कि हम अपने एलिजिबल जो एम्प्लॉयज हैं, जो एलिजिबल पर्सनल हैं, उनको हम ऑफर्स करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एडिशनल $1 पर आवर पेड फॉर दी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो एक जो $1 और है वो हम अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को ऑफर करते हैं। दिस वुड रिजल्ट इन दी ऑर्ली रेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम अफेक्टिंग बजटरी प्रोसेस। रीइंबर्समेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनी डिस्प्यूट चार्जेस आ जाते हैं फॉर द पेशेंट स्टे एंड रिफ्यूज टू पे देम। Patient dispute charges during stay and refuse to pay them. Patient is not able to obtain resources needed when discharged. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को रिसोर्सेज की कहाँ पे जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? Ask the physician to elaborate on the clinical reasons why the patient necessitated, ठीक है। मतलब आपने फिजिशियन को कहना है कि वो एलेबोरेट करे क्लिनिकल रीजंस को, कि पेशेंट को क्यों जरूरत है। मतलब जब तक आपका कंसर्न डॉक्टर नहीं आपको कुछ भी बताएगा, आप नहीं बता सकते। अनदर डे स्टे इन द हॉस्पिटल एंड सबमिट दैट डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। और अगर कोई इंश्योरेंस केस है तो उसके लिए आपको वजह बतानी पड़ेगी। Negotiate the charge with the insurance company and take a settlement on the payment that is agreeable to both parties. इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप क्या करते हो? निगोशिएट कर लेते हो। हैव एन इंटरनल यूटिलाइजेशन रिव्यू ग्रुप गो थ्रू द पेशेंट्स चार्ट एंड एक्सट्रैक्ट लैब वैल्यूज, ठीक है, दैट वर डन ऑन द डे ऑफ स्टे बीइंग डिस्प्यूटेड एंड सबमिट टू इंश्योरेंस कंपनीज एज एन अपील टू डिनायल टू पे डेमोन्स्ट्रेट नेसेसिटेटिंग टू स्टे। मतलब जो आपको नेसेसिटेट कर रहा है स्टे के लिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बजटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखनी है। बजटिंग कॉन्सेप्ट्स में द बजट इज इंटेग्रल टू प्लानिंग। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली एंड रैशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट, ठीक है। इट सर्व एज ए मैनेजमेंट टूल फॉर बोथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एफर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, इट डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक एफिशिएंट ऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रन करने के लिए आप यूज करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं बजटरी प्रोसेस को? नंबर 1 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, फाइनेंशियल मीन्स है, ठीक है। चेंजिंग डिमांड्स है, मतलब टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट के साथ हमारी डिमांड चेंज होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज है, कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटेट्स है, सर्विस कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एज वेल एज the economic environment and the plans and objectives of the other segment of organization. नर्सिंग बजट की अगर बात करें तो जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिविजनल बजट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एग्जीक्यूट, ठीक है। To predict budget expense for any anticipated period of time, the nurse execute needs to identify clearly three elements. Three elements को वो clear करती है. The present activities of the nursing division, the activities that the division plans to institute during the projected financial period, ठीक है।
those activities the division plans to delete during the projected period। यानी कि हमने 3 एलिमेंट्स को देखना है। एक वो वाली डायरेक्टेड एक्टिविटीज जिनको हमने डिलीट करना है, जिनका नो मोर वी डोंट हैव नीड। एक वो वाली जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, और एक वो वाली एक्टिविटीज जो कि जिनको हमने बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये नर्सिंग बजट का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रलाइज्ड बजट। So centralized budget are developed and imposed by the controller, administrator of the hospital and the director of the nursing services with little or no consultation with the lower level manager। मतलब सारी की सारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, हायर लेवल की मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। सो दिस इज टॉप डाउन अप्रोच लीव्स द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द बजट्स विदाउट ऑटोनॉमी और द राइट टू अप्रोप्रिएट और कंट्रोल एक्सपेंस। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड बजट। डिसेंट्रलाइज्ड बजट, मोर एंड मोर हेल्थ एजेंसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूज ऑफ having budgets prepared by those who must implement them। With decentralization, the first level manager यानी head nurse जो होती है becomes actively involved in the planning and budgeting process, autonomy, accountability and authority। Operational budget includes services to be provided and goods the unit expects to consume or utilize during the budget period। For nursing unit, this cover the cost of salaries, fringe benefits, supplies, small equipments and other miscellaneous items। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कैपिटल बजट। दिस रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ द कॉस्ट फॉर द मेजर परचेजेस और प्रोजेक्ट। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट क्वालिफाइज एज ए कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल आइटम यूजुअली इंक्लूड मेजर आर्किटेक्चरल रेनोवेशन, मेजर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें फर्नीचर हैं, बिल्डिंग्स हैं। कैपिटल बजट आर forecasted over the 3-year period. However, they are reviewed and revised annually and as needs charge। In preparation a capital budget, the nurse execute is required to document the need for the most major items। ठीक है, मतलब एक बंदे को हम नॉमिनेट कर देते हैं। Preparation of the budget begins several months before the end of the each fiscal year to allow time for the careful preparation। मतलब बहुत महीने fiscal year से पहले ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। Firstly, those involved with budget preparation review agency policy standards and objective। मतलब ओवरऑल सारी की सारी हम उनको स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे। सेकेंडली, द एजेंसी कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज प्रिपेयर गाइडलाइन फॉर द बजट। ठीक है, वो सारा का सारा जो भी एक पर्टिकुलर नर्सिंग से रिलेटेड है, जो भी है वो सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। द फर्स्ट लेवल मैनेजर जो हेड नर्स होती है, प्रिपेयर द बजट फॉर देयर यूनिट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेंडिचर एंड प्रिडिक्शन फॉर द कंपनी कमिंग ईयर। अब हमने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसमें आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि उसका एक लार्ज स्कोप है एंड हैज मैनी इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे प्रिपेयरिंग द बजट इज वन ऑफ द लास्ट स्टेप इन हैंडलिंग फाइनेंसेस। ठीक है, इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स द फाइनेंशियल ऑपरेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और द नेटवर्क। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ensures the organization has an efficient and effective financial management structure supporting strategic objectives। ठीक है, number 2, establish a uniform set of the internal financial control throughout the organization, provide appropriate financial information to make timely decision। आगे आ जाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जैसे हमें पता है कि हमने नंबर्स के साथ खेलना होता है, रिकॉर्ड करना होता है रिपोर्ट कीपिंग के लिए, एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जनरेट द डाटा फॉर द बजट। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, इसमें रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ऑन मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस, यूज इनकमिंग स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज बजट लेक्चर। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं जो है वो आपको इसको रिवाइज करा दूँ। ये टॉपिक भी आपका रिवाइज हो गया जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी।
जी, हुआ ने क्वेश्चन किया है कैपिटल और सेंट्रल में डिफरेंस। कैपिटल में जो हुआ होता है बेटा वो ओवरऑल होता है, मतलब उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का आ जाता है, ठीक है? जो आपके हायर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं जब बजट प्रोसेस के अंदर बैठते हैं तो वो अनाउंस करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल में ये होता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मेन रोल होता है बजट का, जो उसका मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो उसके पास होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बर्न यूनिट का बजट है, ठीक है? आपका आईसीयू का बजट है, सीसीयू का बजट है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट का बजट होता है, ठीक है? और उसको हम सेंट्रल बजट में कहते हैं। लेकिन कैपिटल जो है वो उस ओवरऑल सारी की सारी होली सोली डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलकर बनता होता है, ठीक है? तो उस पूरे इंस्टीट्यूशन का बजट जो अनाउंस होगा वो कैपिटल के अंदर आएगा, और सेंट्रल वो होगा कि जो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट का बजट है वो उसका सेंट्रल बजट के अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसकी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन सेंट्रल एंड कैपिटल बजट।